दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले तक ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड चला करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इस फंड ने उतने लेवल पे परफॉर्म नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कहाँ पे ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज पे, और साथ में हम फिर ये भी देखेंगे कि इसने रिटर्न कैसे दी है। एंड में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मेरे हिसाब से आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है और यानी कि ये टॉप 100 कंपनीज में इंडिया की अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 100 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। टोटल कंपनीज पे बात करें तो टोटल 63 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में मौजूद है। वहीं दोस्तों अगर हम लॉन्च डेट की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। हालांकि रेगुलर प्लान इसका पहले से चल रहा था, डायरेक्ट प्लान इसका जनवरी 2013 में आया है। फंड मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो मिस प्रियंका खंडेलवाल इस फंड को मैनेज कर रही हैं जून 2017 से, और उसके साथ मिस्टर रजत भी इस फंड को जून 2017 से ही हैंडल कर रहे हैं। तो काफ़ी पुराने फंड मैनेजर हैं, हालांकि 4-5 साल ही पुराने हैं, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं फंड मैनेजर के एंगल से बात करते हैं। हालांकि बेटर कंसिस्टेंसी तब मुझे लगती है जब 8-10 सालों से सेम फंड मैनेजर हैंडल कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर 4 सालों से लगभग सेम फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी फंड साइज की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसका फंड साइज है। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड साइज इसका हो चुका है। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो लार्ज कैप कंपनीज में 84% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 8.38% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 0.25% पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक लार्ज कैप फंड है, लेकिन उसके बावजूद ये मिड कैप कंपनीज में 8% के आसपास पैसा लगा रहा है। तो स्लाइटली रिस्क ये ले रहा है क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में भी एलोकेशन कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर इसकी हम एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात कर लें तो एक्सपेंस रेशो इसकी 1.09% चल रही है, जो कि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो के आसपास की ही दिख रही है। एक्सपेंस रेशो दोस्तों डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है। आज के ज़माने में जब एक अच्छे जो फंड्स हैं जैसे कि आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको, मिराई एसेट, ये 0.4-0.5% के एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पर ये फंड 1.1% के आसपास की एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है। लगभग डबल एक्सपेंस रेशो ये इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। तो काफ़ी हायर साइड पे एक लार्ज कैप फंड के लिए अगर आप देखते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो दिख रही है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के बाद निकाला तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकाल लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड आपको देना होगा। वहीं दोस्तों अब अगर इसकी हम रिस्क रेशोज पे बात कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16.83 है, शार्प रेशो 0.84 है और टर्नओवर रेशो इसकी 21% के आसपास है। कैटेगरी एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 15.08 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो जितनी कम ये रहती है उतनी बेटर एक फंड की स्टेबिलिटी दिखती है। तो यहाँ पर इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी हायर साइड पे दिख रही है। शार्प रेशो की दोस्तों अगर बात करें, शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी दे पा रहा है। तो शार्प रेशो इसकी बेटर दिख रही है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। शार्प रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी एक बेटर कंपनी की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। टर्नओवर रेशो की बात कर लें तो टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, और एक कम टर्नओवर रेशो एक फंड की बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है, यानी कि लंबे टाइम तक कोई भी वो फंड अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को रख रहा है। तो ये फंड एक अच्छी स्ट्रेटेजी दिख रही है। सिर्फ 21% की टर्नओवर रेशियो इसकी है, यानी कि ये लंबे टाइम के लिए किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर पे है। ये दोस्तों चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस जो निफ्टी 50 है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो मेजरली जितनी भी लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनके सेक्टर वाइज एलोकेशन में भी ये देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे 31% के आसपास का एलोकेशन इसने फाइनेंशियल सेक्टर में किया हुआ है।
उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 12.75% का एलोकेशन है। उसी तरह एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। और अगर आप इन 5 सेक्टर को देखोगे तो अच्छी खासी एलोकेशन इसने इन 5 सेक्टर में की हुई है। 60% के आसपास की एलोकेशन सिर्फ इन 5 सेक्टर पे की हुई है। तो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी और एनर्जी, ये 3 सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होकर ये फंड चल रहा है। टॉप 10 कंपनीज अगर इसकी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 9.4% के आसपास, एचडीएफसी बैंक में 8.12%, इन्फोसिस में 7%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.4% के आसपास पैसा दिख रहा है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, एल&टी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी और एचसीएल टेक जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको दिख रही है। तो दोस्तों अगर इसकी टॉप 10 का पोर्टफोलियो हम देखते हैं तो दो चीजें यहाँ पर आपको देखने वाली है। एक तो फाइनेंशियल सेक्टर का बहुत ज्यादा कंपनीज है, 4 कंपनीज आपको फाइनेंशियल सेक्टर से यहाँ पर दिख जाएगी, और एक अच्छा खासा मिक्सचर इसने ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज का किया हुआ है। भारतीय एयरटेल, एल&टी, मारुति सुजुकी जैसी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। और दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस जो है ये कोशिश करता है कि एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाए और एक अच्छी रिटर्न्स वहां से जनरेट कर पाए। और इस फंड में भी वो चीज देखने को मिलती है कि एक वैल्यू ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज का मिक्सचर करके ये फंड चल रहा है। अब दोस्तों वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगाने पे एक रिस्क आ जाता है कि अगर आपका वो बेट नहीं चला तो आपका जो फंड है वो रिटर्न अच्छी नहीं जनरेट कर पाएगा। तो वो चीज आपको रिस्क हमेशा याद रखना है अगर आप किसी कंपनी में ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और इस फंड में टोटल 63 कंपनीज है, तो काफी ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टॉप 10 में ही 50-60% कंपनीज है, तो उसके अलावा छोटे छोटे एलोकेशन काफी ज्यादा इसने और बहुत सारी कंपनीज में किया हुआ है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में आज से 5 साल पहले लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 22,000 के आसपास बना दिए हैं। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 13,700 के आसपास बनाया है, यानी कि 15% के आसपास की रिटर्न इसने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दी है। तो काफ़ी कम रिटर्न दिख रही है सिंस इंसेप्शन। 5 सालों में अगर आप देखेंगे 17% की रिटर्न है, एक साल में देखेंगे 29% के आसपास की रिटर्न है। तो 17% के आसपास की रिटर्न इसने 3 और 5 सालों में आपको जनरेट करके दी है। एसआईपी पे दोस्तों अगर हम बात कर लें तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से इस फंड में एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 94,000 के आसपास बना दी है। 5 सालों में इसने एसआईपी में भी 18% के आसपास की रिटर्न दी है। 3 सालों में देखेंगे 25% की रिटर्न है, और अगर आप 2 साल में देखेंगे तो 35% की रिटर्न है। तो 2 सालों में अच्छी रिटर्न है, क्योंकि 2 सालों में निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, तो वो इसकी पोर्टफोलियो में भी दिख रहा है। हालांकि 5 सालों में 17-18% के आसपास की रिटर्न ये फंड जनरेट कर रहा है। अब दोस्तों देखिए, मैं कई बार आपको ये चीज़ अपनी लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी फंड को जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो सबसे सही तरीका है कि उस फंड की रिटर्न्स को आप कंपेयर करें कि क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रेगुलरली ईयर ऑन ईयर बीट कर पाया है या नहीं। तो अब अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप 5 सालों में देखेंगे इसने लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न दी है। 5 साल, 3 साल, 2 साल, इन सभी पीरियड में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जैसी ही रिटर्न दी है। 1 साल में आप देखेंगे तो 1 साल में इसने बेटर रिटर्न दिए, 3% ज़्यादा रिटर्न इसने बेंचमार्क इंडेक्स से जनरेट करके दिए। लेकिन लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन में अगर आप देखते हैं 5 साल में, तो ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और ये 5, 3 और 2 सालों में लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न दे रहा है। बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस ये फंड नहीं दिखा पा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये चीज़ बोलूँगा कि 1 साल में ये तो इसका शुक्र है कि इसने बेंचमार्क को बीट किया है, नहीं तो आप अगर कुछ टाइम पहले देखते तो ये फंड 5 सालों में भी बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न दे रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो आप धीरे धीरे एसडब्ल्यूपी के थ्रू अपना पैसा निकाल लीजिए या एसटीपी के थ्रू अपना पैसा निकाल लीजिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस फंड से बेटर है कि आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें, वो भी आपको बेंचमार्क जितनी ही रिटर्न जनरेट करके देगा। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
धन्यवाद।